नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल द चौधरी क्लासेस पर। और देखिए, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे भारतीय अपवाह तंत्र। और देखिए, भारतीय अपवाह तंत्र में हम जो उत्तर भारत की नदियां हैं उनके बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे, आज दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जैसे कि हमने नदियों का विभाजन किया था, कुछ नदियां हमने उत्तर भारत में देखी थी, कुछ नदियां हमने दक्षिण भारत में देखी थी। हमने देखा था दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो कुछ नदियां अरब सागर की ओर जाती हैं और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाकर गिरती हैं। तो आज हम उन्हें दो पार्टों में बांट कर पढ़ेंगे। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और जो दूसरी हैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो देखिए, पहले हम अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं नदियाँ उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम नदियाँ कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही हमारी नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी कंप्लीट भारत की, तो उसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो हम नदियों पर जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो उन पर बांध बनाए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, उनकी क्या क्या खासियत है, वो सारी चीज़ें हम इसके बाद आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तो देखिए, आप पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से और तैयारी करते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन भी अब खुलने ही वाला है और उसके बाद बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन क्लासों से आपको तैयारी करने में। और जैसे ही वैकेंसी आएगी तो फिर आपको अच्छे से तैयारी में लग जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हम पढ़ रहे हैं भारतीय अपवाह तंत्र, और आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के अपवाह तंत्र। दक्षिण भारत की नदियाँ। तो देखिए, हम कैसे कैसे पढ़ रहे थे इसमें, तो हम पढ़ रहे हैं इन्हें दो पार्टों में बांटकर। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो देखिए, हमने इसमें देखा था अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो हमने स्टार्ट किया था, जैसे नर्मदा है, और इसी के सहित दूसरी नदी जो इसी के साथ बहती है, इसके समांतर बहती है, उसका नाम है ताप्ती, या इसी को हम बोलते हैं तापी नदी। उसके बाद हमने देखा था माही नदी है, हमने देखा था लूनी है, हमने देखा था पेरियार है, हमने देखा था साबरमती है। तो ये मुख्य मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो इनके बारे में ही आज हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो पूर्व की ओर बहने वाली हैं या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो क्या क्या खासियत है नर्मदा नदी की, कहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ जाकर समाप्त होती है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, कितनी लंबाई है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे नर्मदा नदी। सबसे पहले हम देखते हैं इसका उद्गम। उद्गम कहाँ से है, तो मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने पर्वत पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही हमने बताया था एक पर्वत पड़ता है मध्य प्रदेश में, और उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भाग दोनों भागों में पड़ता है, और उस पर्वत का नाम है मैकाले पर्वत। और मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को क्या मानी जाती है, अमरकंटक। और उसी अमरकंटक चोटी से क्या निकलती है, तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो आप बताएंगे उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक। और अमरकंटक कहाँ पड़ता है, तो एमपी में। अमरकंटक की चोटी कहाँ पड़ती है, तो एमपी में पड़ती है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो देखिए, मुहाना कहाँ है इसका,
मुहाना जो है आप जानती हैं अरब सागर में है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए किन दो पर्वतों के बीच में बहती है तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में बहती है। और देखिए और क्या होता है तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है। अरब सागर आई या ई ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पर खंबात की खाड़ी। देखिए अब वो राज्य कौन कौन से हैं जिनमें ये बहती है, तो राज्य हम देखते हैं। तो अगर ये कहाँ से उद्गम होता है इसका, मध्य प्रदेश के, उसके बाद कहाँ जाती है तो महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाती है तो गुजरात में जाती है। तो इसके बाद इन 3 राज्यों में मुख्य रूप से बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली ये नदी है। उसके बाद देखिए और क्या होता है तो इसमें हम देखते हैं इसे गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। देखिए और अगर बात करी जाए तो देखिए जैसे ही क्या होता है ये मध्य प्रदेश में पहुंचती है, मध्य प्रदेश में निकलकर थोड़े से आगे बढ़ती है तो मध्य प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है जिसका नाम है जबलपुर। मध्य प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है जिसका नाम है जबलपुर। और जबलपुर में ये क्या करती है, एक जलप्रपात का निर्माण करती है। और जलप्रपात का नाम क्या है तो उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन करती है तो नर्मदा नदी करती है। कहाँ पर करती है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और देखिए इसी धुआंधार जलप्रपात का जो दूसरा नाम माना जाता है वो है कपिलधारा। कपिलधारा किसका नाम है तो इस धुआंधार जलप्रपात को ही कपिलधारा के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए बताइए कपिलधारा कहाँ है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ती है कपिलधारा। और वो क्या है तो एक जलप्रपात है जिसका निर्माण कौन करती है तो नर्मदा नदी करती है। देखिए और देखिए हम देखते हैं ये क्या बनाती है तो जब ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती तो किसका निर्माण करती है तो आपका आंसर होगा ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है और इसी एस्चुरी को हम दूसरा क्या बोलते हैं तो ज्वार नदमुख। देखिए ज्वार नदमुख क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है या डेल्टा क्या होता है, समझ लेते हैं इस बात को भी। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से मान लीजिए कोई समतल क्षेत्र है और यहाँ से कोई नदी बह रही है, यहाँ से कोई नदी बह रही है। और जब ये नदी बहेगी तो इसमें जो रास्ते में क्षेत्र पड़ेगा वहाँ से क्या होगा, इसमें क्या मिलेंगे, इसमें अवसाद गिर जाएंगे। क्या होगा तो इसमें अवसाद गिरेंगे। अवसाद का मतलब क्या है, कुछ इसमें जीव भी होंगे जो जिनकी मृत्यु हो जाएगी, जो इसमें गिर जाएंगे। कुछ पेड़ पौधे भी होंगे। कुछ क्या होगा जब ये शहरों से गुजरेगी तो शहर का कचरा भी इसमें होगा। तो क्या होगा फिर धीरे धीरे ये अवसाद जो होंगे वो इसके साथ, इस जल के साथ ही, इस पानी के साथ ही धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और जहाँ पर नदी का बहाव या पानी का बहाव कम हो जाएगा, जहाँ पर उस पानी का बहाव बहुत धीमे हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो अवसाद जमने लगेंगे। तो ऐसा हम कहाँ देखते हैं तो जब ये अवसाद कहाँ जाकर जमेंगे तो जब ये नदी अपना जल कहाँ पर जाकर छोड़ेगी तो सागर में जाकर छोड़ देगी। तो वहाँ पर ही क्या है, उसी क्षेत्र में क्या होंगे, ये अवसाद इकट्ठा हो जाएंगे। और यहाँ पर ये अवसाद इकट्ठा होंगे तो वहाँ पर एक आकृति बनेगी। और ये आकृति या ये अवसाद इकट्ठा होकर ही क्या बनाते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं तो इसे हम डेल्टा कहते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे पहली बार डेल्टा कहाँ खोजा गया, किस नदी पर दुनिया में पहली बार जो डेल्टा खोजा गया था, तो वो नील नदी के मुहाने पर खोजा गया था। नील नदी के मुहाना जो है उसी पर पहली बार दुनिया में पहली बार डेल्टा खोजा गया था। उसी का नामकरण किया गया कि ये डेल्टा है, और बताया गया कि ऐसी आकृतियां जो होती हैं वो डेल्टा होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो हमने डेल्टा देखा। अब देखिए ज्वार नदमुख क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई क्षेत्र है जिस क्षेत्र से नदी बह रही है, और वो क्या है, क्षेत्र इस तरह से है। अब क्या है, यहाँ से जल बह रहा है। जल ये जो गहरे वाले भाग हैं इनमें भी भरा हुआ है, और जो समतल वाला भाग है इनमें भी भरा हुआ है। अब क्या हुआ, इसमें अवसाद गिरे। अवसाद गिरेंगे तो कुछ अवसाद तो यहाँ इकट्ठे होंगे, फिर ये अवसाद आगे बढ़ेंगे तो फिर ये कुछ अवसाद यहाँ होंगे इकट्ठे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ अवसाद यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। फिर ऐसे जो क्रिया चलती रहेगी, तो जब आगे समुद्र का किनारा आएगा या नदी का मुहाना आएगा, तो वहाँ पर जाते जाते अवसाद क्या हो चुके होंगे, बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे। तो ये वाला जल जो आएगा वो इस तरह से आएगा, एक संकरे भाग में या एक संकरी आकृति बना देगा। ये जल संकरे भाग में समुद्र में गिरेगा, और यही आकृति क्या कहलाती है, तो यही कहलाती है एस्चुरी। यही आकृति क्या कहलाती है, तो एस्चुरी कहलाती है, ज्वार नदमुख कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे ज्वार नदमुख या एस्चुरी क्या है, तो आपको पता चल गया। जब नदी ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते से बहती है या टूटे फूटे रास्ते से, गड्ढे वाले रास्ते से बहती है, तो क्या होता है, उसमें जो अवसाद होते हैं वो उन गड्ढों में जमा हो जाते हैं, और जिसके कारण जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है तो वो एक संकरे रूप में या संकरे एक लंबी आकृति में अपने जल को छोड़ती है, और वही क्या कहलाती है, एस्चुरी कहलाती है। अब एस्चुरी का निर्माण नर्मदा नदी क्यों करती है, तो देखिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सतपुड़ा पर्वत जो है भ्रंश घाटी पर्वत है। भ्रंश का मतलब क्या होता है, कहीं भी दरार पड़ना, और उसी भ्रंश वाले भाग से कौन बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर ही कौन बहती है, नर्मदा नदी है। जिसके कारण जो ये अवसाद है उन भ्रंशों में ही जमा हो जाते हैं, जिससे क्या करती है, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ध्यान रखेंगे आप। तो ये क्या करती है, ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये डेल्टा नहीं बनाते। दुनिया में कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो भ्रंश घाटी से होकर बहे और डेल्टा का निर्माण करे। वो हमेशा किसका निर्माण करेगी, तो ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण ही करेगी। तो देखिए आपको समझ में आया होगा, और आगे देखते हैं हम। तो देखिए इसमें आगे हम देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए इसके बारे में समझते हैं क्या है ये। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो नर्मदा नदी से ही संबंधित है, ये तो आप जानते ही हैं। इसे चलाने वाले कौन थे, तो इसे चलाने वाली एक महिला थी, और उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उनका नाम है मेधा पाटेकर। किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर एक महिला थी, उन्होंने क्या चलाया है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। देखिए बात है 1961 की, बात है 1961 की। नर्मदा नदी पर हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नर्मदा नदी पर गुजरात में एक बांध बनाना चाहते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं वर्तमान में सरदार सरोवर बांध। 1961 में क्या है, एक बांध बनाने की योजना इन्होंने बनाई, उसे नाम क्या था, तो सरदार सरोवर बांध। अब देखिए क्यों बनाया जा रहा था ये,
तो ये बनाया जा रहा था मध्य प्रदेश प्लस गुजरात। मध्य प्रदेश प्लस गुजरात को क्या किया जाए, तो इस क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए, और उससे क्या होगा, फिर विद्युत भी उत्पादन की जाएगी और जो सूखे की समस्या है उससे भी निपट लिया जाएगा। अब क्या हुआ, इसे लेकर 1961 में ये बात कही गई, इसे लेकर आसपास के 192 गांव क्या करा लिए गए, खाली करा लिए गए। आसपास के 192 गांवों को खाली करा लिया गया और लोगों से ये कहा गया कि आप अपनी जमीन, अपना क्षेत्र, अपना गांव हमें दे दीजिए और सरकार आपको क्या देगी, मुआवजा देगी। आप रहिए आराम से, शरणार्थी गृह आपके लिए बनाए गए हैं, उसमें रहिए और सरकार आपको मुआवजा देगी, फिर आप अपने रहने की और अपने व्यवसाय व्यापार की व्यवस्था कर लीजिएगा। लेकिन हुआ क्या, बात आ गई 1985 तक। 1985 तक बात आ गई, किसी भी किसान को, किसी भी गांव वाले, किसी भी व्यक्ति को कोई भी मुआवजा या कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया गया। 1985 में एक महिला उठकर आई सामने और उनका नाम क्या था, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर ने क्या करा, एक कमेटी बनाई, उसका नाम क्या था, नर्मदा बचाओ कमेटी। नर्मदा बचाओ कमेटी बनाई किसने, मेधा पाटेकर ने। और देखिए ये क्यों बनाई गई, ये इसलिए बनाई गई, जो लोगों से वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया जा रहा था, तो उसी वादे को पूरा करवाने के लिए कमेटी बनाई गई, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इस कमेटी के माध्यम से 1989 में क्या स्टार्ट किया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। आप ध्यान रखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है वो 1989 में स्टार्ट हुआ है। 1989 में क्या हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ। देखिए जब ये आंदोलन स्टार्ट किया गया तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सरदार सरोवर बांध का विरोध। सरदार सरोवर बांध का विरोध। अब देखिए जब सरदार सरोवर बांध के विरोध करने लगे ये लोग, तो फिर क्या हुआ, क्यों करने लगे, क्योंकि ये बहुत ऊंचा बनाया जा रहा था, जिसके कारण इन्हें ये लग रहा था, उससे पहले एक घटना हो भी चुकी थी महाराष्ट्र में, इन्हें ये लग रहा था कि क्या है, अगर किसी कारणवश ये बांध ज़्यादा ऊंचा बन गया या टूट गया, जिसके कारण क्या हो सकता है, पूरे क्षेत्र में तबाही आ सकती है, या अधिक ऊंचा होने से जब जल का ठहराव अधिक होगा तो क्या है, यहाँ पर भूकंप भी आ सकता है। तो इसी कारण क्या हुआ, इन्होंने सरदार सरोवर बांध का विरोध किया। बस क्या था, जब ज़्यादा ही विरोध होने लगा तो बहुत समय बीत गया, तो क्या हुआ, फिर 1996 में ये विरोध समाप्त हो गया और सरदार सरोवर बांध की क्या हुआ, कुछ ऊंचाई कम कर दी गई। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई क्या कर दी गई, कम कर दी गई। 1996 में क्या हो गया, विरोध समाप्त। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, तो मेधा पाटेकर ने। कब स्टार्ट हुआ, 1989 में। उसके बाद देखिए, और वर्तमान में सरदार सरोवर बांध कहाँ पड़ता है, तो आप जानते ही हैं कहाँ पड़ता है, तो गुजरात। और इसी गुजरात में इस सरदार सरोवर बांध पर क्या बनाई गई है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर। और किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो किस तरह से हमने देखा, नर्मदा बचाओ आंदोलन था, हमने नर्मदा के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी, और देखिए कैसे ये एस्चुरी का निर्माण करती है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं इसी के समानांतर बहने वाली नदी, और जिसका क्या नाम है, तो उसका नाम है ताप्ती नदी। उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए ताप्ती नदी के बारे में, देखिए नर्मदा नदी की अगर आपसे लंबाई पूछे ना, तो लंबाई भी आप याद रखेंगे, 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर किसकी लंबाई है, तो नर्मदा नदी की। देखिए आगे पढ़ते हैं अब।
देखिए ना तो सभी की आपको लंबाई याद रखनी है और ना ही सभी का उद्गम स्थल याद रखना है। जो महत्वपूर्ण है मैं खुद बता दिया करूंगा आपको, वो आपको याद रखना है। देखिए ताप्ती नदी पड़ती हैं, ताप्ती नदी या इसी को बोलते हैं तापी। ध्यान रखेंगे ताप्ती नदी या तापी नदी एक ही है। इसका उद्गम उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? तो आपने एक नाम सुना होगा जिसे हम बोलते हैं बैतूल जिला। बैतूल जिला और कहाँ पड़ता है? तो ये बैतूल जिला ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और आपसे पर्वत पूछा जाए तो वो पर्वत सतपुड़ा ही है। सतपुड़ा पर्वत से ही क्या होता है इसका? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ही क्या होता है? इस नदी का भी उद्गम होता है। जिला क्या है? तो बैतूल जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। लंबाई अगर आपसे पूछा जाए कि लंबाई कितनी है तो 724 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य हैं जिनमें बहती है? तो देखिए सबसे पहले उद्गम कहाँ से हो रहा? तो एमपी से। एमपी में दूरी तय करेगी, उसके बाद कहाँ बहेगी ये? एमपी के बाद जाएगी महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद प्लस कहाँ पहुँच जाती है? तो ये गुजरात में। जो 3 स्थानों पर क्या है, 3 राज्यों में ये अपने जल को वितरित करती है, 3 राज्यों में ये बहती है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए बताइए और क्या खास बात है इसकी, तो इसकी खास बात लिखेंगे हम। देखिए ये क्या है? तो ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए और क्या करती है? तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए और आपने सुना होगा सूरत। सूरत जो है इसी नदी के किनारे बसा है। इसी नदी के किनारे बसा। देखिए गुजरात में इस पर परियोजनाएं बनाई गई हैं। एक का नाम है टिकरापारा और काकरापारा। दोनों परियोजनाएं किस नदी पर हैं? तो इसी नदी पर हैं। और कहाँ बनाई गई हैं? तो गुजरात में। टिकरापारा और काकरापारा दोनों परियोजनाएं इसी पर बनाई गई हैं। और एक और है, उसका नाम क्या है? तो उकई परियोजना। याद रखेंगे आप, है ना? टिकरापारा और काकरापारा दोनों परियोजनाएं क्या हैं? इसी पर बनाई गई हैं। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए इससे दक्षिण में क्या स्थित है, तो इसके दक्षिण में क्या पड़ता है? तो इसके दक्षिण में जो पड़ता है वो बालाघाट पर्वत पड़ता है। बालाघाट पर्वत इसके दक्षिण में क्या स्थित है? तो बालाघाट पर्वत। ध्यान रखेंगे इसके उत्तर में क्या स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत। इसके दक्षिण में क्या स्थित है? तो बालाघाट पर्वत। तो ये हमने देखी ताप्ती नदी के बारे में जो जो बातें थी वो हमने पढ़ी हैं। उसके बाद हम देखिए आगे पढ़ेंगे और अगली नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। उस नदी का क्या नाम है? तो माही नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसके बारे में।
आगे पढ़ेंगे हम माही नदी। देखिए उद्गम, इसका उद्गम देखते हैं कहाँ है। तो आपको मैंने पढ़ाया है विंध्याचल पर्वत, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कहाँ से होता है इसका उद्गम। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ बहती है, तो ये हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ बहती है। तो ये मोहाना देखते हैं, मोहाना कहाँ है। मोहाना है खंबात की खाड़ी, मोहाना है खंबात की खाड़ी। राज्य जो है जहाँ ये बहती है, तो राज्य देखिए सबसे पहले जहाँ से उद्गम होगा तो मध्य प्रदेश में बहेगी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कहाँ बहती है, तो ये पहुँचती है फिर राजस्थान, और राजस्थान के बाद कहाँ बहती है, तो ये बहती है फिर गुजरात में। तो ये 3 राज्य हैं जहाँ पर ये बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है लगभग 553 किलोमीटर। लंबाई कितनी है, तो लगभग 553 किलोमीटर है इसकी। उसके बाद देखिए इसकी क्या खासियत है, तो यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। क्या है ये, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए मान लीजिए जैसे ये कर्क रेखा है, तो क्या होगा, एक बार तो जब ये इस तरह से आएगी तो काटेगी, और इस तरह से आएगी ये काटेगी, और ये दोनों स्थान कहाँ होंगे, ये दोनों। तो जब राजस्थान में एक बार ये प्रवेश करेगी तब काटेगी, और एक बार जब राजस्थान को छोड़ेगी तो तब काटेगी। तो ये दोनों स्थान कहाँ पड़ते हैं, तो ये दोनों स्थान है राजस्थान में। तो राजस्थान में ये दोनों स्थान हैं जहाँ पर ये क्या है, काटती है। उसके बाद देखिए, तो मैं आपको शुरू में स्टार्टिंग ही पढ़ा चुका हूँ कर्क रेखा। ये क्या है, मान लीजिए कर्क रेखा है। इसके बाद क्या होता है, नीचे 0 डिग्री पर क्या आती है, तो विषुवत रेखा, और नीचे क्या आती है, तो मकर रेखा। तो देखिए कर्क रेखा को कौन काटती है, तो मैंने आपको बताया है, तो इसे काटती है माही नदी। इसे 2 बार माही नदी काटेगी। उसके बाद देखिए विषुवत रेखा को जो काटती है 2 बार नदी, वो कौन सी है, तो यहाँ से एक नदी इस तरह से आती है और इसे काट देती है 2 बार। और ये कौन सी नदी है, तो इसे हम बोलते हैं कांगो और जायरे। कांगो जायरे नदी। देखिए वैसे ही मकर रेखा को भी 2 बार काटती है एक नदी, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी कौन सी है, तो ये भी किसे काटती है, मकर रेखा को 2 बार। और ये कांगो जायरे नदी और लिम्पोपो नदी दोनों कहाँ बहती हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं। दोनों नदियाँ कहाँ बहती हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में। और दोनों की मैंने आपको देखिए ध्यान रखेंगे, कर्क रेखा को जो काटती है वो भारत में ही बहती है, और ये दोनों जो काटती हैं इन दोनों को ये कहाँ बहती हैं, तो दोनों अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद आएगा लूनी नदी। उसके बाद हम पढ़ते हैं लूनी नदी। देखिए लूनी नदी,
देखिए लूनी नदी को और क्या कहा जाता है, तो इसे हम बोलते हैं अल्पजीवी नदी। इसे और क्या बोलते हैं हम, तो अल्पजीवी नदी भी इसको हम बोलते हैं। लूनी नदी को ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसका हमें पता नहीं चलता कब ये विलीन हो जाती है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए उद्गम क्या होता है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम होता है अजमेर। और अजमेर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान। राजस्थान में अजमेर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। उसके बाद देखिए अजमेर में भी कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे अरावली श्रेणी। देखिए अब होता क्या है, दो नदियां हैं, इन दोनों के मेल से ही क्या बनती है, तो लूनी नदी बनती है। देखिए कैसे हम देखते हैं, ये क्या है, मान लीजिए ये है अरावली, और ये अरावली का वो भाग है जहाँ से क्या निकलती है, एक नदी निकलती है इस तरह से। ये क्या है, तो ये है पुष्कर झील, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये यहाँ पर आकर मिलती है। और इस स्थान का क्या नाम है, तो इसका नाम है गोविंदगढ़। देखिए ये वाली जो नदी है इसे बोलते हैं हम सागरमती। एक है साबरमती, एक है सागरमती। तो ये क्या है, सागरमती। और ये जो है ये है सूरासती, सागरमती सूरासती। और इन दोनों पे मिलने से क्या बनती है, तो ये आगे जो बहती है तो ये कहलाती है लूनी नदी। ये क्या कहलाती है, तो लूनी नदी। अब देखिए क्या होता है, ये जो लूनी नदी है इसमें जल की मात्रा बहुत कम रहती है। इसमें क्या रहती है, जल की मात्रा बहुत कम रहती है। और ये कहाँ से जाती है, तो ये जो गुजरती है तो ये मरुस्थलीय भाग से गुजरती है, मरुस्थलीय क्षेत्र से बहती है। अब देखिए जब मरुस्थलीय क्षेत्र से बहती है तो क्या होता है, इसमें लवणता की मात्रा भी अधिक होती है। लवणता की मात्रा अधिक होती है। देखिए क्योंकि आप जानते ही हैं जब पानी कम होगा तो क्या होगा, फिर उसमें जो लवण होंगे उनकी मात्रा अधिक होती रहेगी, क्योंकि पानी का ठहराव होगा। और जब पानी का ठहराव होता है तो लवण उसमें घुलते रहते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ बहते नहीं है, इसलिए क्या है वो घुलते रहते हैं। तो इसमें क्या होती है, लवणता की मात्रा अधिक होती है। इसे हम अल्पजीवी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जैसे ही ये गुजरात में पहुंचती है कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जब ये पहुंचती है तो क्या होता है, इसका ये नहीं पता चलता ये समाप्त कैसे हो जाती है, क्योंकि ये फिर क्या होता है, भंवर क्षेत्र से होकर बहने लगती है। क्या होता है, भंवर क्षेत्र से होकर बहने लगती है। तो इसलिए क्या है, हम इसे इसका मुहाना स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं, अल्पजीवी नदी कह लेते हैं। और देखिए इसका मुहाना है कहाँ, तो आप लिखेंगे इसका मुहाना है खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण। कच्छ के रण क्या है, इसका मुहाना है। तो देखिए किस किस नदियों का मिलन है, सागरमती और सूरासती दो नदियों का मिलन है। और ये कहाँ पर मिलती हैं दोनों, तो गोविंदगढ़ में जाकर मिल जाती हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, तो लूनी नदी का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे साबरमती नदी। अगर आपसे कभी कभी इसकी लंबाई पूछ ले तो लंबाई लिखेंगे इसकी आप, लंबाई 495 किलोमीटर। लंबाई में आप क्या लिख लेंगे, तो 495 किलोमीटर इसकी लंबाई लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हम आगे पढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अब साबरमती नदी। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है ये लगभग
आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ आपके तैयारी में थोड़ी सी हेल्पफुल हो रही हैं, आपको चीज़ों को समझने में सहायता कर रही हैं, तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाएं ताकि जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो के बारे में तुरंत पता चल सके और उसका आप फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए, आप अच्छे से देखें और बढ़िया से समझें, अच्छे से तैयारी करें अपने एग्ज़ाम की। तो देखिए, आप देखते रहिए इन वीडियो को और अच्छे से शेयर करते रहिए प्लीज़। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे और आगे हम पढ़ते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी, देखिए इसका उद्गम देखते हैं। तो उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है इसकी मेवाड़ की पहाड़ियाँ। उद्गम कहाँ से होता है? तो मेवाड़ की पहाड़ी। मेवाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? तो आप जानती हैं, राजस्थान। कहाँ पड़ती हैं? तो राजस्थान में पड़ती हैं मेवाड़ की पहाड़ियाँ। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इसका मुहाना कहाँ है, तो मुहाना कहाँ होता है? तो ये भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में जाकर ये विलीन हो जाती है। उसके बाद देखिए इसकी और क्या खासियत है? तो इसकी लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है वो है 320 किलोमीटर। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा जिसका क्या नाम, एक शहर का नाम, गुजरात का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो किसके किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती के किनारे। साबरमती के किनारे ही क्या बना हुआ है? बसा हुआ है, तो अहमदाबाद। और देखिए, इसी साबरमती नदी पर क्या है? 1916 में, इस साबरमती नदी पर ही 1916 में अहमदाबाद में गांधी जी ने क्या करी थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। और किसने की थी? तो गांधी जी ने। गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और कहाँ पर की थी? अहमदाबाद में। उसके बाद देखिए क्या होता है, इस नदी में क्या रहता है? इस नदी में पानी की मात्रा कम रहती है। पानी की मात्रा जो होती है, पानी कम रहता है, जिसके कारण क्या होता है? तो इसमें प्रदूषण की समस्या रहती है। प्रदूषण की समस्या, इसमें प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। किसके कारण? क्योंकि इसमें जल की मात्रा कम रहती है, इस वजह से क्या होता है? इसमें प्रदूषण की मात्रा बनी रहती है। देखिए, ये जो नदियां हैं ये वो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और हमने पढ़ी हैं। उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, हमने उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ी हैं और हमने क्या है फिर दक्षिण भारत की नदियाँ स्टार्ट की हैं। और दक्षिण भारत की नदियों में हमने क्या पढ़ी हैं? तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। और वो हमने लगभग जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो लगभग कंप्लीट कर ली हैं। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम जो पढ़ेंगे
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे उन्हें। तो देखिए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर कोई प्रॉब्लम आती है, मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में लिखकर। तो देखिए यहाँ से आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और रेगुलर क्लासें देखते रहिए। ओके, धन्यवाद।